बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली दो चीज़ों पर है। एक ये कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रीड आउट करूँगा, ये एडिशनल सेशन जज 2023 के अंदर पूछा गया है, जो एग्ज़ाम हुआ है। और इसके साथ एक तासुर, एक रीसेंट जजमेंट जो आई अमजद रफ़ीक साहब की, उससे इस तासुर ने जन्म लिया कि शायद ये जो आर्टिकल 155(1)(c के तहत FIR दर्ज होती है पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत, वो नॉन कॉग्निजेबल करार दे दिया गया है। इन दोनों चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। पहले मैं आपके सामने वो क्वेश्चन सामने रखता हूं जो एडिशनल सेशन जज के पेपर में आया, और फिर उससे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैंने छोटे क्वेश्चन फार्मुलेट किए वो आपके सामने रखता हूं। फिर ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई 2023 LHC 3920 अमजद रफ़ीक साहब की, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के जज साहब की, उसकी रोशनी में इन सारे सवालात के हम जवाबात लेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया, आर्टिकल 155(1)(c ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, but registration of FIR and taking cognizance are different phenomena. Please explain the procedure and authority for prosecution of such offence. Dear fellows, इस पर मैंने 4 क्वेश्चन फार्मुलेट किए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। उसको मैं रखता हूँ, क्या दफ़ा 155(1)(c काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और टेकिंग कॉग्निजेंस के अंदर क्या फ़र्क है। नंबर 3, दफ़ा 155(1)(c की प्रोसिक्यूशन के लिए किस अथॉरिटी की सेंक्शन लेना ज़रूरी है। और नंबर 4, PPC के अंदर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कौन से स्पेसिफिक सेक्शन दिए गए हैं। डिफेंडर्स, जहाँ तक पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है, क्या दफ़ा 155(1)(c काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, इस पर वकास रऊफ साहब ने जजमेंट आथर की थी जो DB की आई थी। उसके अंदर एग्जॉस्टिवली डिस्कस करके उन्होंने इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस करार दे दिया था। इस जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने इसे कॉग्निजेबल ही कहा है, लेकिन जिस जो गलतफहमी पैदा हुई उसकी बुनियादी वजह ये पैरा नंबर 4 था इस जजमेंट का, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि जब PPC के अंदर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद हैं तो फिर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को एक जनरल सेक्शन जो आर्टिकल है 155(1)(c उसकी तरफ रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जो उन्होंने हेल्ड किया वो बेसिकली ये हेल्ड किया कि जिस बुनियाद पर 155(1)(c का हुक्म पास किया गया वो बनता नहीं था, ना बनने की बुनियाद पे उस एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को सेट असाइड किया। इसमें ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि 155(1)(c जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, बल्कि स्पेसिफिकली ये इसके अंदर ये कहा गया कि ये आर्टिकल जो है वो कॉग्निजेबल है। वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। पहले वो पैरा जिससे इस गलतफहमी ने जन्म लिया वो आपके सामने रखता हूँ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फॉर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान पीनल कोड आइडेंटिफाइज 2 प्रोविजंस, दैट इज सेक्शन 1662 and 1862, which according to second schedule of CRPC are non-cognizable. Therefore, FIR cannot be registered. If specific sections applicable to situations fall non-cognizable, then ex officio justice of peace should not have resorted to Article 151(c) referred above. इससे इस पैरे से बेसिकली इस गलत फहमी ने जन्म लिया, जबकि इसी जजमेंट के अंदर पैरा नंबर 7 के अंदर कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 155(1)(c और D जो है ये कॉग्निजेबल हैं। वो रेलिवेंट पैरा मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा क्लासेस C and D of आर्टिकल 155(1) above are relevant to the subject under discussion because for willful breach or neglect of any provision of law or of any rule or regulation or any order which the police is bound to observe or obey or guilty of any violation of duty, FIR can be registered. FIR can be registered as being cognizable offences, but under Article 155(2) of the police order, it still needs a sanction for prosecution in the form of a report in writing by an officer authorized in this behalf under the rules. Fellows, ये बात तो सेटल हो गई कि अब जो 155(1)(c जो है
वो ऑफेंस पहले डीबी की जजमेंट भी आई और इस जजमेंट ने उसको इंडोर्स भी कर दिया कि ये कॉग्निजेबल है, इस पे तो कोई डिस्प्यूट या दूसरी राय नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि 155 का ही सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि इस आर्टिकल की प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की जरूरत है। वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रोसिक्यूशन अंडर दिस आर्टिकल शैल रिक्वायर अ रिपोर्ट इन राइटिंग बाय एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ अंडर द रूल्स। अब इस ऑथोराइज्ड ऑफिसर से क्या मुराद है? डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी डिटेल डिस्कशन की, रूल्स के हवाले दे के फाइनली ये हेल्ड कर दिया। इसके अंदर इन्होंने हेल्ड कर दिया कि इस रूल से क्या मुराद है। उन्होंने ये कहा कि इस रूल से मुराद वो हैं जो कि पुलिस ऑर्डर के तहत बनाए गए हैं। अब जब आर्टिकल 186 पुलिस ऑर्डर का हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा गया कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उन्हीं को सेव कर दिया गया है और यही एप्लीकेबल होंगे, यानी 1934 के। फिर पुलिस रूल्स 1934 के 16(11) और 16(12) को रेफर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इन्फ्रेंस ड्रा करते हुए फाइनली ये हेल्ड कर दिया कि अब 155(1)(c) की प्रोसिक्यूशन के लिए जो अथॉरिटी सैंक्शन देगी वो डीआईजी होगा। मुतलका जो वर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ने लिखी इस हवाले से मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। कहा, इट इज हेल्ड दैट फॉर इनिशिएशन ऑफ डिपार्टमेंट एक्शन अगेंस्ट एनी रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफिशियल different authorities are authorized in the police hierarchy, but for judicial prosecution respective deputy inspector general of police is the authorized officer. Therefore, despite registration of FIR, sanction of prosecution shall further determine the continuation of proceeding against the accused police officer. If such sanction is not available, then court cannot proceed further. Dear fellows, ये तो था सैंक्शन के इसकी प्रोसिक्यूशन के लिए, जुडिशियल प्रोसिक्यूशन के लिए किसकी सैंक्शन जरूरी है, वो रिस्पेक्टिव डीआईजी की सैंक्शन जरूरी है। अब अगला हमारा सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और टेकिंग कॉग्निजेंस से क्या मुराद है? डी फेलोस, जब हम सीआरपीसी की 195, 196, 197, 198 ये सेक्शन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी फॉर द टाइम बीइंग कि अगर ऑन कंप्लेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर का जिक्र किया गया है या सैंक्शन की, गवर्नमेंट से सैंक्शन की ज़रूरत का जिक्र किया गया है, तो ये तासुर डेवलप हो गया था कि उसकी आने से पहले जो है एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती या मुतल्लिका शख्स के कंप्लेंट बनने के बगैर फाइल नहीं हो सकती। उस हवाले से भी ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट आई और इस जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल से ये बात कही कि टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, यानी टू बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर और टेकिंग कॉग्निजेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट फिनोमिना है। इसलिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर लॉज होगी और हम गाइडेंस लेंगे शेड्यूल 2 से। अगर वहाँ पे इसको कॉग्निजेबल लिखा गया है, रेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होगा और उसकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। और टेकिंग कॉग्निजेंस मतलब ये है कि जब कोर्ट के सामने 3 सूरतों में कोई कंटेंट प्रेजेंट होता है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, फॉर एग्जांपल चालान की सूरत में, कंप्लेंट की सूरत में या अदालत के अपने इल्म में कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस आती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अदालत अपना माइंड अप्लाई करती है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द मटीरियल रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस एज टू वेदर ऑफेंस इज मेड आउट, नंबर 1, वेदर दैट ऑफेंस फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और नॉट, ये सारी चीज़ें जो एग्जामिन करेंगी अदालत, तो उसको हम टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस कहेंगे। और आखिरी हमारा सवाल ये था कि पीपीसी के अंदर कौन से 2 स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के साथ डील करते हैं। डिफेलोस, ये एक सेक्शन 1662 है और दूसरा सेक्शन 186(2) है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि जो कन्फ्यूजन पाई जाती थी वो क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच।